हेलो दोस्तों। तो आज बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि टर्म टू के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मेरा जो विश्वास होता है वो ये रहता है कि हमें पूरा कोर्स प्रॉपर पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमें पेपर के लिए जाना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने आपको पूरा कोर्स आपको दे दिया था, यूट्यूब पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल है आपके लिए। बट उसके बाद अगर आपने वो सारी वीडियोस कर ली है तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ जिनको आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करके चलना है। ठीक है? इसके बाद मैं 2 वीडियो आपको और दूंगा। ठीक है? वो 2 वीडियोस किसके ऊपर होगी? एक तो आपकी होगी कि मध्यवर्ती और अंतिम वो जो वस्तु होती है इनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना? एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा होता है, इनका डिफरेंस बता दो कैसे, मतलब ये होता है, तो वो बड़ा प्यार से अटेंड हो जाता है, वो तो दिक्कत नहीं है। बट उनको पहचानने के ऊपर भी आता है कई बार क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मैं आपको अटेंड करने का मतलब तरीका बताऊंगा। तो वो एक तो वीडियो उसके ऊपर आएगी, छोटी सी वीडियो होगी, एक हम उसको करेंगे। एक वीडियो आपको दूतावास के ऊपर और जो भी मतलब नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है या नहीं करना है, डोमेस्टिक इनकम यानी घरेलू आय में इंक्लूड करना है या नहीं करना। ठीक है? तो इसके ऊपर हम एक वीडियो और करेंगे। तो 2 वीडियोस हमें बनानी है अभी। एक तो हम बनाएंगे दूतावास एंड ऑल, जो भी हमारा होता है नेशनल इनकम और मतलब राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में उसे शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तो इनके ऊपर करेंगे प्रॉपर तरीके से, वापस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और दूसरा जो है वो मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु में इसको शामिल करना है, इनको नहीं करना है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्लियर हो गया? बट अभी हम बात कर लेते हैं इस वाली वीडियो में कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, देखो अभी इंडियन इकोनॉमी की वीडियो नहीं दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ मैं समष्टि अर्थशास्त्र की वीडियो दे रहा हूं। उसके बाद मैं आपको इंडियन इको के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा आपको। क्लियर है? जो कि आपको चाहिए। क्लियर है ना? सबसे मेन वही है बेटा, ये तो सबको याद होगा। फिर भी तो हमें करना क्या है, देखो पहले कॉपी का पूरा कोर्स पढ़ोगे जो भी थे, उसके बाद एटलीस्ट इन क्वेश्चनों को ना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है ना? क्योंकि देखो ज्यादा कुछ खास नहीं है, 9-10 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और थोड़े बहुत और लिखूंगा, तो तकरीबन 15-20 क्वेश्चनों के अंदर ही आपका प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा से, किसे कहते हैं ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो आपके काम आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें बात क्या करनी है, एक तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूं जिनको आपको पढ़ना अच्छे तरीके से दिमाग में सेट कर देना है। उसके अलावा साथ साथ में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया दिया, दूतावास एंड ऑल वाले क्वेश्चन हम करेंगे, मध्यवर्ती और अंतिम वस्तु में शामिल करना है नहीं करना, इनके क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। और इंडियन इको के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ताकि क्या एक बार तो मेनली तो सारा पढ़ के जाएंगे, बट जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ के जाना होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि पेपर जब भी आपके सामने आए ना, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, आप अटेंड करके आओ ना। देखो आपने इतना तो, देखो मेरे साथ पढ़ा है आपने या किसी भी टीचर से पढ़ा है, तो इतना तो आपने पढ़ा है ना कि भाई साहब आपको थोड़ा बहुत तो आप लिख सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना मत। क्लियर हो गया? दूसरा एक और चीज देखने को मिलता है पेपर में कि बच्चा स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे राइटिंग में सजा सजा के लिख देता है और लास्ट में जाते जाते राइटिंग की भी ऐसी तैसी, टीचर को बोलता है बेटा तू खुद समझ ले। मतलब बच्चा टीचर से कहता है, पहले पेज पे इतना साफ साफ लिखेगा जैसे मान लो फूल बाहर बरसा दिए, दूसरे पेज पे भी साफ रहेगा, तीसरे पे साफ रहेगा, धीरे धीरे वो गंदगी की ओर चला जाता है और बाद में कहता है टीचर जी आप खुद समझ लेना, मैंने पता नहीं क्या लिखा, कहाँ पे क्या लिखा। भाग रहे होते हैं, वर्ड ऊपर नीचे भाग रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल एक जैसी राइटिंग प्रॉपर बना के रखनी है। स्टार्टिंग में वही क्वेश्चंस करने जो आपको अच्छे से आते होंगे, उससे टीचर को लगता है कि बच्चे में क्या है, दम है, बच्चा इस क्वेश्चन को यानी इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकता है। तो जब स्टार्टिंग में अच्छा करते हो आप, तो एंडिंग में भी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और आप अटेंड करके आओ, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर है? तो राइटिंग पे ध्यान रखना है। ठीक है? बहुत सारे टीचर्स कहते हैं राइटिंग से कुछ नहीं होता, बेटा राइटिंग से बहुत कुछ होता है। ठीक है ना? अब एक बताओ, तो किसी पढ़े लिखे को मैं यहाँ पे खड़ा कर दूं और कपड़े बिल्कुल फटे फुटे से ऐसे पहना दूं बिल्कुल जिससे लगे ना पढ़ा लिखा, तो क्या बंदे उसकी इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे यार। मतलब एक तरह से क्या होता है ना कि आपको टीचर को अपनी और अट्रैक्ट भी करना, अपनी राइटिंग की ओर खींचना है। ठीक है? साफ सुथरा आपको प्रेजेंटेशन करके आनी है और तरीके से पेपर पूरा करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। क्लियर है? तो एक जैसी राइटिंग मेंटेन करके रखेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर है? स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन अटेंड करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन अटेंड करें जो कि आपको आधे आते हैं आधे नहीं आते, और उसके बाद वो क्वेश्चन अटेंड करें जो आपको बिल्कुल नहीं आते, पर उनको भी अटेंड करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ये बात से फाइनल है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन देखो क्या है, स्टॉक का प्रवाह। ये तो बेटा सरदर्दी है कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ सकते। इसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर नॉर्मली एग्जांपल देकर पूछ सकता है कि ये स्टॉक है या प्रवाह है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना? तो इसको नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। तो स्टॉक और प्रवाह के बीच में भेद कीजिए, अंतर कीजिए, और इनके 2-2 उदाहरण, बेटा मैंने 2 लिखे हैं। ठीक है? पेपर में आप 2 से ज्यादा नहीं पूछ सकता उदाहरण आपसे, बट आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने हैं, बुक में जितने दिए हैं वो भी पढ़ने हैं बेटा। ठीक है ना? तो स्टॉक प्रभाव वाला कौन सा, आज ही रट्टा मार लो, बिल्कुल ढंग से उसको घोल करके पी लो। क्लियर है? नंबर 2, वस्तुओं को मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में वर्गीकृत करने का आधार बताओ। ठीक है ना? तो अभी ये काम करना, अभी तो आप इसका डिफरेंस याद कर लेना, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उदाहरण तो बेटा चलो आपको मिल ही जाएंगे, उदाहरण तो अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं के मिल जाएंगे, बट इसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से क्या एक थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे। मैंने बताया था 10-15 क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है? कि इसको शामिल करना नहीं करना, कैसे पहचान करनी है, तो वो आपको करना होगा। तो प्लीज इसको पढ़ ले, इसका डिफरेंस पढ़ ले, इस क्वेश्चन को ढूंढो क्या इसका आंसर हो सकता है, आप अपनी तरफ से बना लो। क्लियर है? चलो, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए।
वस्तु और मध्य कौन सी वस्तुओं को मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं में वर्गीकृत करने का आधार बताना है। क्लियर हो गया ना। नंबर 3 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है इस बार के लिए, ठीक है ना, वो आपके पास है उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर है, ये होते क्या है और इनमें से कौन सी वस्तु अंतिम होती है, नहीं पहचानना भी पड़ेगा कि कौन सी अंतिम है। क्लियर हो गया। एक और चीज याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद आपके सैंपल पेपर में भी है, ठीक है ना, सैंपल पेपर में भी है। आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में आया हुआ है, ठीक है, मे भी शायद इससे भी आया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ये दो मुझे दिखे थे सर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद सकल घरेलू आय एट एमपी, सकल घरेलू आय एट एमपी, ध्यान से पढ़ना वर्ड क्या लिखा हुआ है, और राष्ट्रीय आय में अंतर बताइए। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर राष्ट्रीय आय वर्ड लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी है, शुद्ध राष्ट्रीय आय एट एफसी है। तो इसमें अंतर क्या होता है वो आपको अंतर बताना पड़ेगा। तो देखो आप इस तरह से अंतर बता सकते हो, एक तो घरेलू आय की डेफिनेशन लिख देना, इधर आपके राष्ट्रीय की डेफिनेशन आ जाएगी। इसमें बोलना इसमें क्या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया, तभी तो एमपी बना, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष शामिल नहीं होगा। इसमें आपका क्या हुआ है, इसमें आपका मूल्यह्रास शामिल हुआ है, इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं हुआ। तो इस तरह से आप और जोड़ सकते हो, इसमें विदेश प्राप्त संसाधन शामिल होता है, इसमें विदेश प्राप्त संसाधन शामिल नहीं होता। तो इस तरह से देखो कितना अच्छे से डिफरेंस सामने निकल के आता है, बट पेपर में आएगा तो आप सोचते रह जाओगे हो क्या रहा है। क्लियर। तो अभी इसको पक्का कर लो, जो मैंने पॉइंट्स बोले उनको लिख सकते हो चाहे तो। दोहरी गणना की समस्या किसे कहते हैं, दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के उपाय, ये टीचरों का मन पसंदीदा क्वेश्चन हुआ करता था और अभी भी है, बट क्या ये बार बार पूछा जाता है तो बच्चों को एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आता है, ठीक है, फिर भी हम इसको जरूर लिखते हैं हमेशा। ये टीचरों को बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, दोहरी गणना वाला, ठीक है, और एक स्टॉक प्रवाह वाला, ठीक है। बट स्टॉक प्रवाह में अभी भी बच्चे फंस जाते हैं, इसमें बच्चा फंसता नहीं है, बड़े प्यार से आंसर लिख देता है। फिर भी हमें इसको पढ़ लेना चाहिए कि दोहरी गणना समस्या क्या होती है, इसको क्या है समस्या, इस समस्या को दूर करने के उपाय, ठीक है ना, क्या हो सकते हैं उसको समझाओ। क्लियर। मूल्य वृद्धि विधि या जिसको हम उत्पाद विधि भी कहते हैं, ठीक है, वर्धित मूल्य वृद्धि भी कहते हैं। संबंधित सावधानियां, मैंने आपको सावधानियां लिखवाई थी बेटा, सावधानी वैसे आप चाहो तो मूल्य वृद्धि विधि, व्यय विधि और आय विधि, तीनों की सावधानी आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ने लायक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें से मूल्य वृद्धि हम इसलिए बार बार प्रेफर करते हैं कि मूल्य वृद्धि सबसे ज्यादा पूछा गया है। मैं अगर बीए बीकॉम वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां भी मैंने देखा कि मूल्य वृद्धि सबसे ज्यादा पूछता है। 12th क्लास में भी अगर कोई टीचर जाता है देखा जाता है मूल्य वृद्धि पे जाता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि अगर एक बार याद हो जाए तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स ही आगे दोनों में मिल जाते हैं। बट मैं आपसे यही बोलूंगा, एक बार मूल्य वृद्धि अच्छे से पढ़ लो और आय विधि व्यय विधि में थोड़े पॉइंट्स ध्यान दे देना। जैसे आय विधि में हम बात करें तो लॉटरी एंड ऑल, ये सब बातें वहां पे होती है, इसमें नहीं होती मूल्य वृद्धि में लॉटरी एंड ऑल वाली, है ना, इलीगल एक्टिविटीज जैसा पढ़ाई थी मैंने। तो प्लीज एक बार तीनों की सावधानियां पढ़ लेना। देखो मैं वर्ड तीनों बोल रहा हूँ, स्पेशली मूल्य वृद्धि पे ध्यान ज्यादा देना है, बट आप तीनों की सावधानियां प्लीज पढ़ लेना। क्लियर हो गया। क्योंकि एक शेयर डिबेंचर वाला यानी अंश और ऋण पत्रों वाला क्वेश्चन भी आता है, तो वो किससे रिलेटेड सावधानी होती है, फिर वो आपके व्यय विधि से रिलेटेड सावधानी होती है और उसको शामिल नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ क्या है, केवल कागजी कार्यवाही टाइप के होते हैं खाली। तो मैंने इस टाइप के पढ़ाए थे ना आपको, तो प्लीज ये तीनों पे ध्यान देना, स्पेशली आपको इस पे देना है, ठीक है, उन पे हल्का हल्का प्लीज उनको पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी, जिसको चालू वाले को मौद्रिक बोलते हैं, इसको वास्तविक बोलते हैं स्थिर वालों को, ये तो आपको अच्छे से रटा होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंतर्गत देख लेना एक बार। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव, बहुत टाइम से नहीं देखा गया है क्वेश्चन, प्लीज इस बार कर लो, कोई भरोसा नहीं है इस बार का, धप्पा ना कर दें। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में मैंने आपको दो तरह से पढ़ाए थे, मौद्रिक प्रभाव पढ़ाया था और वास्तविक प्रभाव पढ़ाता है, ठीक है ना। तो उन दोनों को आपको उसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मुद्रा का प्रभाव वो मौद्रिक प्रभाव होता है, जिसमें वस्तु सेवाओं का प्रवाह होता है वो आपका वास्तविक प्रभाव होता है। क्लियर है। तो देखा जाए ना तो आपको जो ज्यादा ध्यान देना है वो किस किस पे देना है, एक तो स्टॉक प्रभाव वाले पे, एक दूसरा उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु, तीसरा आपका हो गया आपका ये अंतर कोई भी कर लेगा, ये सावधानी वाला पॉइंट, चौथा आपका हो गया ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, ये मेन हो गए ना। तो आप प्लीज इन क्वेश्चनों को देखो, ज्यादा खतरनाक नहीं है, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो अच्छे नंबर तो आ ही जाएंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कॉपी तो आती है ना एटलीस्ट, ठीक है ना, वो तो पढ़ लिया होगा कॉपी का, ठीक है। अब मेन क्वेश्चनों को भी अटेंड कर लो। उसके बाद व्यय विधि द्वारा, बेटा देखो ये क्वेश्चन जो है ना रेयर क्वेश्चन है, ठीक है, बट देखो क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करना। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की प्रक्रिया को समझे। अगर किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा वो देखना चाहते हैं कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं है, उन जैसे हमने आय विधि के क्वेश्चंस किए थे, व्यय विधि के क्वेश्चन किए थे, मूल्य वृद्धि विधि के क्वेश्चन किए थे, अब जरूरी है कि वो यार न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दे, बात को समझो मेरी बात को।
अब देखो आज जैसे 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 ना धीरे धीरे ना पैटर्न चेंज हो रहा है पेपरों का, तो उस तरह से ना टीचर देखना चाहता है कि बच्चों को क्या क्या वो उस चीज को समझते हैं कि खाली रट्टाफिकेशन कर करके आ जाते हैं। तो आपको करना क्या होता है, जो हम उसमें जो क्या बनाते हैं, हम उसमें एरो कर करके बनाते हैं, यहाँ पे कर्मचारी पारिश्रमिक लेना है, फिर यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस जो क्या था हमारा परिचालन अधिशेष था, मिश्रित आय थे, इस टाइप की चीजें होती थी ना। तो इन सबको बेटा लिख करके, यानी एक तरह से स्टेप बाय स्टेप हम क्या क्या लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं, तो वो स्टेप यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो जैसे व्यय विधि के बोले तो व्यय विधि में क्या क्या स्टेप आते हैं, सबसे पहले निजी अंतिम भोग व्यय को ज्ञात करना, सरकारी अंतिम भोग व्यय को ज्ञात करना, ठीक है ना। उसके बाद शुद्ध निर्यात को ज्ञात करना, सकल घरेलू पूंजी निर्माण को ज्ञात करना है, जो शुद्ध जो भी आप लिखना चाहो, उससे आपका सकल घरेलू वो निकल जाएगा, सकल लोगे तो सकल घरेलू आय एट एमपी निकल जाएगा, क्लियर है। मार्क बाजार के होता है सकल घरेलू आय। फिर उसको क्या आपको क्या होना है, राष्ट्रीय आय निकालना ना, तो उसका मतलब पहले तो सकल को शुद्ध में बनाना पड़ेगा, तो फिर इसमें से मूल्य ह्रास को निकालो और उसको घटाओ, ये पॉइंट बनेगा। फिर विदेश से प्राप्त संसाधन आय को ज्ञात करना और उसको घरेलू आय में जोड़ देना, तब राष्ट्रीय आय बनेगा। और वहां पे एमपी था, इसको एफसी में बनाते हैं, शुद्ध प्रदेश में ज्ञात करो और उसको क्या करो, उसमें से घटा लो तो राष्ट्रीय निकल जाएगा। तो मतलब एक तरह से जो प्रोसेस हम प्रॉपर सॉल्व करते थे ना, अब उसको हमें लाइन बाय लाइन लिखना होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको एक दे रहा हूं अपनी तरफ से, प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन पे ध्यान रखना। ये जरूरी नहीं व्यय विधि का पूछा, ये आय विधि का पूछा जा सकता है, ये आपका वैल्यू एडिड यानी मूल्य वृद्धि विधि का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बच्चे बताओ ये कैसे जो आप करते हो ना, सॉल्व तो कर लेते हो, बट अगर मैं उसको लिखने के लिए दूं तो क्या लिख सकते हो, बिल्कुल बेटा लिखा जा सकता है, ये रहा, ठीक है ना। आपको कहां से आंसर मिलेगा बेटा, जगह जगह मिल जाएगा, नेट पे हर जगह मिल जाएगा। नेट पे नहीं जानता तो अपनी बुक खोलना, बुक में भी क्या है ये आंसर दिए हुए हैं सबको, कि पहले ये लेना होता फ्री रहता है, आय विधि वाले में भी दिया हुआ है, व्यय विधि में और मूल्य वृद्धि विधि में भी, ठीक है ना, मिल जाएगा। तो ये इतने क्वेश्चन धन बेटा ये राष्ट्रीय आय से रिलेटेड थे सारे, स्टार्टिंग के जितने भी थे सारे राष्ट्रीय आय से रिलेटेड थे यहाँ तक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बच जाता है अगले वाले का, वो है अधिमांग और न्यून मांग, यानी स्फीतिक अंतराल और अवस्थितिक अंतराल को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उसके कारण पढ़ना है और उसको चित्र सहित पढ़ना है। इसमें डायग्राम आप नहीं छोड़ सकते, याद रखना, ये आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वाले से, 7, 8, 9 जो चैप्टर थे, ठीक है ना। तो यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे लिखते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दो। आधिक्य मांग यानी वही अधिमांग की बात कर रहा है, और अभावी मांग मतलब न्यून मांग की बात कर रहा है, कि समस्या को दूर करने के राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय, यानी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। बच्चे ये बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आपको ये लगता है कि पेपर ऐसा देगा, बिल्कुल ही बताओ ये उपाय बता दो, ऐसा नहीं आने वाला, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए लिख के दे रहा हूं, सुन लो रीजन क्या है, कि आपको सारे पढ़ने, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है, इसके सारे उपाय आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में तो कैसा आएगा, देखो ऐसा आएगा कि अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति बहुत ज्यादा फैली हुई है, न्यून मांग की स्थिति में है अर्थव्यवस्था, और खुले बाजार की प्रतिक्रियाओं के द्वारा कैसे इसको सही किया जा सकता है ये बताओ, कैसे नकद आरक्षण अनुपात का यूज करके इसको सही किया जा सकता है ये बताओ, कैसे कर के भार में परिवर्तन करके इसको सही किया जा सकता है ये बताओ। यानी इसका मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात को समझो मेरे, ठीक है। तो इसको आपको बहुत डीपली पढ़ना है। न्यून मांग अधिमांग वाला कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको शुरू पहले बताया था कि आपको क्या बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। और यहाँ पे साफ साफ है, राजकोषीय उपाय में मैंने 4 करवाए थे, याद होगा, और ऐसी मौद्रिक में भी हमने 7 या 7-8 के आसपास मैंने करवाए होंगे, इसमें क्लियर हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको एक एक को डिटेल में और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी 1 या 2 पॉइंट के ऊपर आ सकता है सीधे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो देगा नहीं, मुझे पता है जहां तक है, बट ये 1 या 2 पॉइंट के ऊपर दे सकता है। जैसे एक उठा लिया मान लो कि सरकारी व्यय, एक उठा दिया मान लो विपरीत रेपो दर, बताओ इन दोनों के द्वारा कैसा सही होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। अधिमांग न्यून मांग वाले बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इस टाइप के, ठीक है। उसके अलावा इस बार ना आपको टाइम भी ज्यादा मिला है, आपको पता है ना अप्रैल में जाकर के आपके बोर्ड होने वाला है, तो बेटा क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा भी आएगा, क्योंकि कंटेंट ज्यादा नहीं था, कंटेंट काफी कम है, कुछ खास नहीं है इस बार की इको में, ठीक है। टर्म 2 में तो मुझे कुछ लगा भी नहीं, कुछ ज्यादा दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। नेशनल इनकम के चैप्टर बहुत इजी थे, और इसके ये 7, 8, 9 भी चैप्टर बहुत इजी थे, तो ज्यादा कुछ ड्रामेबाजी तो हुई नहीं है, तो इसलिए प्लीज थोड़ा डीप पढ़ के चलना। उसके अलावा पूर्ण रोजगार की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, नहीं पूर्ण रोजगार क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है एक, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने आपको बेरोजगारी भी पढ़ाई थी 4, अगर आपको याद हो, संघर्षात्मक ऐसा वाली पढ़ाई थी ना, संघर्षात्मक बेरोजगारी हो गया, और एक मैंने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाया था जिसको संगठनात्मक कहते हैं बेरोजगारी, वो पढ़ाया था। ऐच्छिक अनैच्छिक बेरोजगारी पढ़ाया था, तो ये 4 पढ़ाए थे, ठीक है ना, बेरोजगारी वाले में। तो बेटा मैंने पूछा कि आपसे पूर्ण रोजगार की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है, और क्या इसका अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति से है, क्या इसका अर्थ शून्य बेरोजगारी की स्थिति से है या नहीं है, क्लियर। उसके अलावा सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसको हम कहते हैं MPS,
ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति, ठीक है ना, तथा गुणक के बीच में संबंध की व्याख्या कीजिए। बेटा संबंध किसी के ऊपर भी आ सकता है, आपका ये एमपीसी और उसका भी आ सकता है, के का भी आ सकता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा खासकर इसका। उसके अलावा प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर होता है ये प्लीज ध्यान रखना। साथ ही साथ ठीक है ना, यहाँ पे हम जिसको मैंने बताया था ना एक्सेंटे, एक्सपोस्ट, ये सब पढ़ाए थे ना, वो वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास बचत वक्र से बचत वक्र से उपभोग वक्र, यानी एक क्वेश्चन तो ये हो गया बचत से उपभोग की तरफ या उपभोग से बचत वक्र प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले चरण बताइए। चरण मतलब उसके स्टेप्स बताने आपको, कैसे आप उसको बचत से उपभोग वक्र को प्राप्त करते हो या उपभोग से बचत वक्र को प्राप्त करते हो, ठीक है। तो ये बेटा आपको बुक में मिल जाएगा, इसका आंसर प्रॉपर तरीके से उन्होंने करा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद आपको बुक में मिल जाएगा, क्लियर है। तो बीच में जहां पे बचत और उपभोग दोनों का फिगर बना हुआ है वहां पे आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर है। उसके अलावा गुणक की अनुकूल प्रतिक्रिया और प्रतिकूल प्रक्रिया, यानी फॉरवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर और बैकवर्ड एक्शन मल्टीप्लायर के आंसर जो चांसेस है इस बार ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ने साथ साथ आपको न्यूमेरिकल तो करने ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए, कितने क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। फटाफट से इसको आज ही रट्टा मार के बेटा साइड कर लो, मतलब एक तरीके से याद करके साइड कर लो कि एटलीस्ट ये तो मुझे पता हो, इतना तो मुझे पता हो, ठीक है ना। क्योंकि जब भी युद्ध में जाना होता है बेटा, युद्ध हर तरह का, युद्ध का मतलब ये नहीं तो आपको लड़ाई करनी है बेटा, युद्ध मतलब हो गया आपका एग्जाम में जाना चाहते हो तो बिल्कुल बुरे हालत में मत जाओ, कम से कम 16 क्वेश्चन एटलीस्ट ये पढ़ लो, न्यूमेरिकल से सब कर लो, तो इतना ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आऊंगा, एटलीस्ट ये 16 करने के बाद मैं किसी क्वेश्चन को छोड़ के तो नहीं आऊंगा। हाँ कोई ट्रिकी क्वेश्चन आए तो कोई बात नहीं, मैं उसको भी हैंडल कर लूंगा। इतनी तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर से आ जाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हमें करना है कि ये 16 तो हम पढ़ेंगे, साथ में कॉपी का हमने पढ़ी रखा है, अब क्वेश्चन जो भी आ जाए देखा जाएगा, सारा अटेंड करके आऊंगा। और एक बार सारा अटेंड करके आओ तो सही, देखना आपके बड़े प्यार से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूँ। इसके बाद जो दूसरी वीडियो जो आपको दूंगा वो मैं आपको दूंगा जो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आप बिल्कुल बेताब भी बैठे होंगे जहां तक है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लो, इन 16 को फटाफट से याद भी कर लेना, क्लियर हो गया। चलो, और सबसे अच्छी चीज जो इन 16 क्वेश्चनों को देखो नोट्स बना ले, जो भी कर ले, जो आपको मन करे, ना बनाना मत बनाओ, आप कॉपी में टिक लगा लो कि हाँ यहाँ पे पॉइंट है, मैंने पढ़ रखा है, लिखा हुआ है, याद कर लो, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है 15वां, ठीक है ना, और आप इसके लिए तो नोट्स बनाओगे गारंटीड है, डायरेक्ट मिलेगा नहीं आपको, सीधा बुक में मिलेगा ये। तो अगर बनाओगे तो आप मुझे भी सेंड कर सकते हो, क्या मुझे बताओ कि सर ये मैंने सही लिखा है निकला, भाई मैंने सही लिखा नहीं लिखा, तो आप इसका बना के दे सकते हो 15वें का, जैसे ये था, एक आध और होंगे तो देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जो वर्ड एक यूज किया है, 1 मिनट मैं इसको कर ही देता हूँ, पहले 14वें क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा, यथार्थ निवेश, ठीक है। मैं इसका नाम थोड़ा और लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए कौन सा था। ये हमारा वास्तविक होता है, ये वाला वास्तविक निवेश था हमारा ये। और जो ये प्रत्याशित वाला है ना बेटा, ये इच्छित निवेश क्या, नियोजित निवेश कहते हैं ना, वो ये वाला है, ये नियोजित है। और ये यथार्थ वाला कौन सा है आपका, ये आपका वास्तविक है, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको हिंट भी दिया, एक्सेंटे एक्सपोस्ट वाला भी आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना, वो छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ने फटाफट से, डन। चलो, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक देता हूं, मिलते हैं फिर आपके इंडियन इको वाली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।